महात्मा गांधी ने कहा था, महिलाओं को अबला कहना उनकी शक्ति को नकारना है। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो वो अपनी शक्ति के बल पर देश का स्वरूप बदल सकती है। आज गांधी जी की बात सही होती दिख रही है। जहां एक और महिलाएं अपने अधिकारों को जान रही है, वहीं अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर रही है। ऐसे ही हिम्मतवर महिलाओं की कहानी कहते हैं हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अनुप्रिया पटेल जी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। भारत की जीवनदायी नदी गंगा के दक्षिण तट पर बसा है कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर। इसी शहर में 28 अप्रैल 1981 को अनुप्रिया पटेल का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता सोनेलाल पटेल, जो खुद एक नेता थे और अपना दल पार्टी के संस्थापक भी थे, और मां श्रीमती कृष्णा पटेल। अनुप्रिया पटेल की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई कानपुर के मरियमपुर कॉन्वेंट स्कूल से की। उसके बाद बीए की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से की। अनुप्रिया पटेल ने CSJM विश्वविद्यालय कानपुर से MBA किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुप्रिया ने कुछ महीनों तक अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन पिता के अकाल निधन के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। अनुप्रिया पटेल की निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी 27 सितंबर 2009 को आशीष सिंह से हुई। आशीष सिंह खुद राजनीति में सक्रिय भी हैं। अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ। पिता के निधन के बाद उन्हें अपना दल का महासचिव बनाया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया सीट पर अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। 2014 लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत हासिल की। अनुप्रिया पटेल केंद्र की कई समितियों की सदस्य भी हैं। साल 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में फिर से मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत हासिल कर संसद पहुंची। अनुप्रिया पटेल का सफर काफी दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। अनुप्रिया जी, सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। क्या आपने कभी भी कल्पना की कि आप संसद में बैठेंगे, या आपको लगा कि नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ? हाँ, सच तो ये है कि आप मुझे पॉलिटिकल डिनेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आती हूँ और जिस दल की आज मैं अध्यक्ष हूँ, उस अपना दल का गठन मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया था। लेकिन रोचक बात यह है कि उनके जीवन काल में हम 4 बहनें हैं और चारों में से कोई भी कभी भी उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत नहीं करता था। और सच तो ये है कि मेरे माता पिता ने कभी हमें प्रोत्साहित भी नहीं किया राजनीति में आने के लिए। और पिताजी के इस राजनीतिक सफ़र का हिस्सा मैं अचानक बनी उनके अकस्मात निधन के बाद। तो मैं कहूँगी कि तब से एक नई शुरुआत हुई और एक ऐसे राजनेता के रूप में मेरी शुरुआत हुई जिसे राजनीति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। और आज आपको ज्ञान है? समय के साथ हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं जब हम अपना काम करते हैं। तो हालांकि जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया उस वक्त मैं एक ग्रीन हॉर्न थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा एक सामाजिक दायित्व था और लोगों की अपेक्षाएं भी इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं वो मुझे विचलित भी करती थी, भयभीत भी करती थी। और मुझे लगता था पता नहीं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसके साथ न्याय कैसे करूंगी। लेकिन टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। धीरे धीरे हम सब जब
कहते हैं ना कि आप किसी को पानी में फेंक दीजिए तो वो अपना जीवन बचाने के लिए तैरना सीख जाता है। तो उसी तरीके से शायद मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया है लोगों के लिए संघर्ष करना, उनके लिए आवाज उठाना और मेरी पार्टी की सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूती के साथ आगे लेकर जाना। तो ये एक मौका था और आपका भाग्य? हाँ, मैं दोनों बातें मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि डेस्टिनी ऑफन मीट्स यू ऑन द पाथ दैट यू ऑफन टेक टू अवॉइड इट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, दूर दराज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीति में प्रवेश होगा। तो ये ईश्वर की इच्छा निश्चित रूप से थी और अवसर भी, क्योंकि इस राजनीति में आकर मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो मैं पहले नहीं जानती थी। और मुझे लगता है कि इस राजनीति में आने के बाद मेरी अपनी पार्टी का और राज्य की विधानसभा का और अब देश की संसद का, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस पे मैं बहुत कुछ समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए कर सकती। लेकिन अनुप्रिया जी, देखें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और किस विचार से उनको एक नजरिया जो होता है, वो एक स्टीरियोटिपिकल पुरुष प्रधान मानसिकता है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश हालांकि राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश का बहुत जागरूक राज्य है और केंद्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है। हमारे देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक मैं कमी ज़रूर समझती हूँ कि जो महिलाएं राजनीति में प्रवेश करती हैं, तो जो आपने बातें कही वो गलत नहीं है कि सेक्सिस्ट रिमार्क्स का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी महिलाओं को रिडिक्यूल है या उनको डोमिनेट करना। जैसे हम पंचायती राज व्यवस्था जब शुरू हुई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, तो कैसे महिलाओं को जो हमारी विलेज लेवल बॉडीज हैं उनमें उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसका प्रयास किया गया। फिर हमने देखा कि एक फिनोमिना आया प्रधान पति का, सरपंच पति का। तो यदि वहां भी पुरुषों ने महिला सरपंच बन गई है, महिला प्रधान बन गई है, लेकिन फिर भी वो कुर्सी पर नहीं बैठेगी या मीटिंग्स में नहीं जाएगी, काम जो हस्बैंड्स होंगे वही करेंगे, तो उनको प्रॉक्सी की तरह उपयोग करते आए हैं। तो ये सच है कि पेट्रियार्की के, इनसिक्योर पेट्रियार्की मैं कहूँगी, एक ये जो पितृसत्तात्मक सोच है उसके मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं। और आज मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो संसद में पहुंची हैं और देश के किसी भी कोने में, क्योंकि मैं इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल के पुरुषों को क्लीन चिट नहीं दूंगी। सारी पार्टी में ऐसे पुरुष राजनेता हैं जो महिलाओं के प्रति टिप्पणियां करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आएं। और हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से कभी भी अगर देश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो सारी महिलाएं अक्रॉस पार्टी लाइन खड़ी होकर आवाज उठाती हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि महिला का समर्थन करती है? और आज आप एक अध्यक्ष हैं, अपना दल, आपका एक पार्टी है, क्या आपने ज्यादा महिलाओं को एक मौका दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे इलेक्शन लड़ने में, या फिर सिर्फ आगे बढ़ना उनके एक क्षेत्र में? मेरी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैं इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हूं और मेरी पार्टी में कभी आप आएंगी तो आप देखेंगे कि महिलाओं को मैं विशेष तौर से बहुत प्रोत्साहित करती हूं। और यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी कभी कभी नहीं भी चाहते हैं तो मैं उन्हें इम्पोर्टेंट पोजीशंस देती हूँ, उनको जिम्मेदारियां भी देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक तो महिलाओं के आने से पार्टी के अंदर का जो वातावरण होता है वो बहुत सकारात्मक होता है और महिलाओं की सिंसेरिटी और कमिटमेंट जो होता है अपने काम के प्रति, वो उस पर आप कोई संदेह नहीं कर सकते। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है कि महिलाएं अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करती हैं, कॉन्शियस हैं, सक्षम है, बहुत, और दिल से काम करती हैं, परिश्रम से काम करती हैं और बहुत ईमानदार होती है महिलाएं, ये मेरा मानना है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि टोकनिज्म है। आज 17th लोकसभा में आपके पास 78 सांसद हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो भी आप देखें तो अन्य देश, जो बांग्लादेश हो या नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान, हमारे आगे हैं। तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या आप 33% आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाली है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री भी राज्यों की बन चुकी हैं। और आप देखिए हमारे देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
जिनको महिला राजनेत्रियां हेड करती हैं, चाहे मैं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का नाम लूं या जयललिता जी का नाम लूं, ऐसी हमारी बहुत सारी, या ममता बनर्जी जी का नाम लूं, ये हमारी सारी महिलाएं हैं जो राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रही हैं, जो आसान नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो ज़रूरी है, उसको लाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत की स्थिति देखें तो हमारे लेजिस्लेचर्स में, विशेष तौर से जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में, मुझे तो लगता है कि सारे देशों में तुलना करें तो नीचे से शायद 20वें स्थान पर भारत आता है महिलाओं की भागीदारी को लेकर। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं के लिए जब हम पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व बढ़ाएं तो उसमें हम ये भी प्रयास करें कि जो दबे कुचले समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी हमें एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। महिला अगर आधी आबादी है तो कम से कम हमारे देश की संसद में तो नजर आनी चाहिए, और संसद ही क्यों, हमारे मीडिया में, हमारी जुडिशरी में, हर जगह महिलाओं की ब्यूरोक्रेसी में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपके मिर्जापुर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने मिर्जापुर के लिए 2014 में जब से सांसद बनी हूँ तब से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मिर्जापुर बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, लेकिन इस मिर्जापुर ज़िले में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मैं टूरिज्म की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर गंगा की धारा भी बहती है, तो चुनार का किला भी है, तो माँ विंध्यवासिनी का दरबार भी है, सिद्धनाथ की धरी के जलप्रपात भी हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत है। शैक्षणिक दृष्टि से मैंने यहाँ पर, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। यहाँ पर बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल नहीं था, सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराई। नेशनल हाईवे नंबर 7 हमारे मिर्जापुर से होकर गुजरता है, उसकी 4 लेनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो मिर्जापुर में 2 बड़े पुल बने इसी सरकार के कार्यकाल में, तो चाहे सड़क हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सेतु का विकास हो, या शिक्षा की दृष्टि से या मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से बहुत सारा काम चल रहा है। सैनिक स्कूल की स्थापना होने जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अनुप्रिया पटेल से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अनुप्रिया जी, आप एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। मेहनत एक तरफ, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको और आपने कैसे सीखा? ये तो आपने सही कहा कि एक्सीडेंटल हूँ, डिफॉल्ट पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि कभी सोचा नहीं था, इट वॉज नेवर इन माई स्कीम ऑफ थिंग्स। और एज एन एडोलेसेंट या एज अ यंग एडल्ट कभी मुझे पॉलिटिकल इश्यूज में कोई रुचि थी भी नहीं, और कोई पॉलिटिकल कॉग्निशंस, बिहेवियर्स, स्टैंड्स नहीं थे मेरे। मैं तो मैंने ग्रेजुएशन, क्या बनना चाहते थे? मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट थी, तो मैं जॉब ही करती,
या अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालती, लेकिन राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो जब मैं नई अचानक मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर बैठा दिया गया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं जुड़ रही हूँ, टॉप पर बैठ गई हूँ और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और पता है नहीं कि करना क्या है। तो ये दिक्कत थी और धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। लेकिन सबसे पहला तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए जो समस्या आई वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी की थी, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाना या मिलना जुलना या बहुत बातचीत करना ये मेरे स्वभाव में नहीं था। तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए यही आया कि मुझे मेरे स्वभाव के विपरीत काम करना है। मैं बहुत क्वाइट हूँ, बहुत शांत रहती हूँ, बहुत रिजर्व रहती हूँ और राजनीति में नहीं चलता। राजनीति में नहीं चलता, कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट्स विल प्ले बेटर इन दिस फील्ड। तो अब सबसे पहला चैलेंज था कि ज्यादा ओपन अप करना है, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से बात करनी है। तो मेरे लिए वो थोड़ा कठिन, थोड़ा नहीं काफी कठिन काम था। अभी बहुत कुछ सीख गई हूँ, लेकिन किसने आपको उतना मदद नहीं किया? मदद तो मैंने अपनी खुद की लेकिन हाँ, हस्बैंड भी बहुत मदद करते हैं। लेकिन अपने स्वभाव से तो इंसान को स्वयं लड़ना होता है। हमारे लिए अपने स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक था स्वभाव, दूसरा ये पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं पहली बार विधायक बनी, फिर उसके बाद मैं 2012 में विधायक बनी, पहला इलेक्शन था। 2014 में मैं पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आ गई। तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी और कोई अनुभव भी नहीं था और मेरी पार्टी पहली बार पार्लियामेंट पहुंची थी। तो जैसे मेरे उम्र के जो दूसरे यंग लीडर्स होते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको गाइड करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में उनके अपने पार्टी में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो गाइड करते हैं, जो गाइड करते हैं। मेरे लिए क्या था कि आई हैव नोबडी टू गाइड मी। तो क्यों कहते हैं कि महिला जो है उनको इलेक्शन लड़ना और जीतना बहुत कठिन होता है? हाँ, ये एक सोच है, क्योंकि इस सोच को अगर हम जितना सींचेंगे उतना हम महिलाओं को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन सच ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब महिलाएं जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रोल्स में सामने आ रही हैं और उनकी कमिटमेंट को जनता देख रही है, तो उनका भरोसा बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया शुड सी मोर ब्रिलियंस ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। अब उसका समय आ चुका है, हमको बहुत बढ़ाना चाहिए महिलाओं को। जितना महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आएंगी, राजनीति में शुचिता भी बढ़ेगी और राजनीति में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जब अनुप्रिया पटेल अपने क्षेत्र में नहीं है, उनके हॉबीज क्या है? हॉबीज तो गाना बहुत पसंद है और खाना बनाना भी बहुत पसंद है। तो एक गाना हो जाए? हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या गाऊं। जो आपके मन में आए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। बहुत बढ़िया। तो एक चीज स्पष्ट है कि अनुप्रिया पटेल नेता अपना दल एक तरफ, अनुप्रिया पटेल गायिका एक तरफ। हाँ, बचपन का शौक तो यही है, राजनीति धोखे से करने लगी हूँ। अनुप्रिया जी, आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब भी राजनीति की बात होती है तो एक नकारात्मक सोच है कि नेता यानी कि भ्रष्ट, राजनीति यानी कि गंदगी। तो ये जो सोच विचार है, स्टीरियोटाइप्स जो है राजनीति को लेके,
ये करियर पाथ या जन सेवा, देश सेवा के प्रति कैसे बदल सकते हैं हम? देखिए, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी संख्या में युवा आबादी है और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई अवसरों पर ये कहते सुना है कि आने वाले समय में दुनिया की जो आपूर्ति है युवाओं के संबंध में वो भारत से ही होने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि भारत का युवा बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। जहाँ तक राजनीति की नकारात्मक छवि बनाने की बात है तो मैं अपने उन युवाओं से, नौजवानों से, बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अच्छाई और बुराई जीवन के हर स्फीयर में है, हर क्षेत्र में है। सिर्फ चर्चा राजनीति की ज़्यादा होती है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक युवा के रूप में राजनीति में आई हूँ और मैं भी आपकी तरह पढ़ती लिखती थी, राजनीति में रुचि नहीं रखती थी, लेकिन मैंने अपने कुछ वर्षों के छोटे से अनुभव से ये ज़रूर सीखा है कि अगर वाकई में आप देश को लेकर कुछ इश्यूज के बारे में महसूस करते हैं, आपको लगता है कि देश में कुछ बदलाव आपको करना है, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म देश की राजनीति है। और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक, मेहनती, परिश्रमी और बदलाव की सोच रखने वाले युवाओं की आवश्यकता है। आपको आना भी चाहिए और आप इसे देश की सेवा का, जनता की सेवा का, और जीवन में कहते हैं ना कि हमने जब पैसा भी कमा लिया, हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई, तो अब हमारे जीवन का मिशन क्या है, हम किस एक बड़े गोल की ओर अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो वो होता है कि हम अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करें। तो जिंदगी को सही मायनों में मीनिंगफुल बनाना है, सार्थक बनाना है, तो आप राजनीति के क्षेत्र में आइए, समाज की सेवा करिए, देश दुनिया में घूमिए और देखिए कि लोगों की कितनी तकलीफें हैं और उनको दूर करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में जिस ढंग से महिलाओं को देखते हैं उसमें किस दृष्टि से हम बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि आज आप संसद में हैं, आप एक वक्ता हैं, लोग आपको सुनते हैं, इसमें क्या सोच विचार में बदलाव लाने की आवश्यकता है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर अच्छे काम, अच्छे बदलाव की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है। संसद में बैठने वाले लोग भी किसी न किसी परिवार से आते हैं और ये सच है कि संसद में जब हम जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो हमारे एक एक शब्द को जो देश की जनता देखती है वो बहुत तोलती है और उससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो हम संसद में निश्चित रूप से महिलाओं के हक में बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि केवल संख्या कम नहीं है बल्कि थोड़ा अवसर भी कम है। अवसर भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा समय मिलना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। घर से महिलाओं के प्रति सोच बदलने की शुरुआत होती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले पे कि जब आप आपकी बेटी को पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, शायद कभी कभार पूछिए आपके बेटे को कि वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, बेटों को दृष्टिकोण राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ऐसी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरे देश की आत्मा को झकझोरते हैं और उनसे कहते हैं कि समय आ गया है, हम बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान के बारे में सोचें और अपने परिवारों में अपनी सोच में परिवर्तन करें। और मुझे लगता है कि राजनेता ही सबसे बड़ा संदेश दे सकते हैं। और ऐसे में जब कहीं कहीं ऐसे मसले आते हैं कि राजनेता ही निकलकर कुछ एंटी विमेन सेक्सिस्ट रिमार्क दे देते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं भी महिला राजनेत्री हूँ, मुझे भी दुख होता है कि अब आप ही बोलेंगे तो समाज तो फिर आपके पदचिन्हों पे चलेगा। तो ये मानसिकता का जो परिवर्तन है, इसमें हमको बहुत गंभीरता पूर्वक काम करने की जरूरत है। अनुप्रिया जी, 3 ऐसे योजना जो आपने अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया है और जिसका फायदा उत्तर प्रदेश को हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना आई, जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया। और मेरे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, यानी हर परिवार में अगर हम 5 से 6 व्यक्ति मान लें तो लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंची है। मेरे अपने मिर्ज़ापुर में लगभग 2 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं
जिनके आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बने और उनको 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना शुरू हुआ। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस योजना का, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस योजना से बहुत लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार पीएम किसान योजना से हमारे राज्य में किसानों की एक बड़ी संख्या है जिसको लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना भी मेरे क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हुई और मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में इम्प्लीमेंट हुई। और अभी अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की, और बुंदेलखंड से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र, ये ऐसे पानी के संकट से जूझने वाले इलाके हैं जहां पर जल जीवन मिशन की शुरुआत कर दी गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हर घर जहां पर पीने के पानी का संकट है उसे हम नल के जरिए जल पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जल जीवन मिशन की योजना के तहत बहुत लाभ मेरे क्षेत्र को पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी के जो एक सोच रही है कि देश में डॉक्टर्स की संख्या हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए देश में तेजी से मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, आज की तारीख में बहुत तेजी से मेडिकल कॉलेजेस बने। 30 मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर में बना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बढ़ेगा, ज्यादा डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से जो एक ह्यूमन रिसोर्स के संकट से जूझ रहे थे उस प्रॉब्लम को हम समाधान करें। अंत में अनुप्रिया जी, एक संक्षेप में जो आपका एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन पॉलिटिक्स इफ यू वांट एनीथिंग सेड आस्क अ मैन, बट इफ यू वांट एनीथिंग डन आस्क अ वुमन। यानी राजनीति के क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं कि कोई काम सिर्फ कह दिया जाए तो पुरुष से कहिए, लेकिन कोई काम हो जाए उसके लिए महिला को कहिए। एक महिला के अंदर परिश्रम करने की, दिल से काम करने की बहुत क्षमता होती है। और देश ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पदों पर महिला को देखा है, प्रधानमंत्री के पद पर महिला को देखा है। तो महिला की क्षमता में विश्वास रखिए और महिलाओं को आगे आने दीजिए। राजनीतिक जीवन में ज्यादा शुचिता भी आएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। और महिलाओं को मैं इतना बोलूंगी that we may be defeated many times, but we may not get defeated at all. बहुत बार हमें हराने के प्रयास होंगे, लेकिन हमें हारना नहीं है, क्योंकि एक महिला अगर ठान ले तो सच में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है और आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं। कुदरत ने औरत को और मर्द को बनाते समय क्षमताओं का फर्क नहीं किया है। बुद्धि उनके पास भी है, आपके पास भी है। ज्ञान अर्जन वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई हुनर वो भी सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। इसलिए हम अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करें, बाद में दुनिया करेगी। लेट मी हैव फेथ इन माई सेल्फ, ये सबसे जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया। और जो आपने कहा वो मार्गरेट थैचर भी इस्तेमाल करती थी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां उन्होंने कहा कि जब आप कुछ काम कराना चाहते हैं तो एक महिला को पूछिए। तो देखा आपने महिला सांसद अनुप्रिया पटेल जी को, उनकी कहानी जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार।